कानून की दुनिया में ना कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अपनी जगह पूरी तरह से सही हो सकता है। हो सकता है उसके साथ शायद बहुत बड़ा अन्याय भी हुआ हो, लेकिन अगर वो अपनी सही बात लेकर गलत दरवाजे पर पहुंच जाए तो उसे न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल, उसे बस एक और तारीख मिलती है। मतलब अक्सर ऐसे ही होता है ना कि जब भी कोई कानूनी मुसीबत आती है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही कि सीधे सबसे बड़ी अदालत में चलते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि सबसे बड़े साहब के पास जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। सही कहा। जैसे मान लीजिए कोई आदेश किसी की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से हिला कर रख दे, तो वो इंसान सीधे राज्य के सबसे बड़े न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है, जो कि एक बहुत ही आम बात है। हाँ, लेकिन क्या ये सही रणनीति है या फिर इन कानूनी सीढ़ियों को लांघने का कोई भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है? तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम इसी कानूनी भूल भुलैया को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि देखिए, मानवीय स्वभाव अक्सर यही सोचता है कि यार, छोटी अदालतों के चक्कर काटने से तो बेहतर है कि सीधे बॉस के पास जाओ। बिल्कुल, सीधे सबसे बड़े अधिकारी के पास जाया जाए। एक आम धारणा बन गई है कि हाईकोर्ट से जो समाधान मिलेगा वो पक्का होगा और जल्दी मिलेगा। पर असलियत कुछ और ही होती है ना? हाँ, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कानून भावनाओं या किसी की जल्दबाजी के हिसाब से तो नहीं चलता। इसका अपना एक सख्त ढांचा है, एक प्रक्रिया है, और अगर उस प्रक्रिया को बाईपास किया जाए तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। एकदम सही बात है। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी बात का एक बहुत ही सटीक जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, कौन सा केस है आज? देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 मार्च 2026 का एक आधिकारिक आदेश है। बकायदा इस दस्तावेज पर न्यायालय की मोहर है और साथ ही एक QR कोड भी दर्ज है। 2026 AHC 65,535। ठीक है। और ये मामला है क्रिमिनल रिवीजन डिफेक्टिव नंबर 141 ऑफ 2026। अगर इस मामले के मुख्य पक्षकारों की बात करें तो जहां तक मुझे याद है, अनूप कुमार यहाँ रिविजनिस्ट है ना? हाँ, अनूप कुमार पति हैं और श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा विपक्षी हैं, यानी उनकी पत्नी। ठीक है, तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जिसे हम BNSS कहते हैं, हाँ, जो पुरानी CRPC की जगह है, बिल्कुल उसके तहत भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के मामलों में ये एक्स पार्टे या एक तरफा आदेश असल में क्या होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये समझना है कि कानूनी प्रक्रिया के तय रास्ते का पालन करना आखिर इतना अहम क्यों है। तो हाईकोर्ट में जो भी ये ड्रामा हुआ, वहां तक पहुंचने से पहले हमें कहानी का थोड़ा शुरुआत में जाना होगा। मतलब आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया? शुरुआत तो ट्रायल कोर्ट से ही हुई होगी। हाँ, स्रोत के अनुसार इसकी शुरुआत झांसी के प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के एक आदेश से होती है। 20 अगस्त 2025 को फैमिली कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और ये कोई सामान्य आदेश नहीं था। ये एक एक्स पार्टे यानी एक तरफा आदेश था। एक तरफा आदेश। जी, इसके तहत पति अनूप कुमार को निर्देश दिया गया कि उन्हें अपनी पत्नी प्रतिभा को आवेदन की तारीख से, जो कि 29 मई 2025 थी, वहां से हर महीने 30,000 रुपए मेंटेनेंस के रूप में देने होंगे। और ये आदेश BNSS की धारा 144 के तहत दिया गया होगा। एकदम सही। एक्स पार्टे आदेश का मतलब ही यही है कि अदालत ने सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी और अपना फैसला सुना दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दूसरा पक्ष था यानी पति, वो अदालत में मौजूद ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक सेकंड रुकिए, यहाँ ना मुझे एक बात खटक रही है। क्या? अगर पति अदालत में मौजूद ही नहीं था, उसने अपना पक्ष रखा ही नहीं, अपनी आय का कोई सबूत या ब्यौरा पेश ही नहीं किया, तो अदालत ने बिना उसकी बात सुने सीधे 30,000 रुपए प्रति माह का इतना बड़ा आदेश कैसे दे दिया? मतलब क्या ये पहली नजर में थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं लगता? ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अपना बचाव करने का मौका दिए बिना ही सजा सुना दी गई हो। आपका ये सवाल बहुत लाजमी है, और अक्सर जब भी एक तरफा फैसलों की बात होती है तो ये बहस उठती ही है। लेकिन देखिए, इसके पीछे की जो कानूनी फिलॉसफी है ना, वो बहुत गहरी है। अच्छा, वो कैसे? कानून किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के साथ लुका छुपी खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। सही है। BNSS की धारा 144(1) की कार्यप्रणाली को अगर हम बारीकी से देखें
तो ये स्पष्ट करती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन है और वो अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण पोषण करने से इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर अदालत हमेशा दूसरे पक्ष के आने का इंतजार ही करती रहे तो क्या होगा? तो मतलब जो आश्रित व्यक्ति है वो तो भूखा मर जाएगा। एकदम सही। अगर एक पत्नी जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो अदालत पहुंचती है, अदालत पति को समन या नोटिस भेजती है, लेकिन पति ये सोचकर बैठ जाता है कि भाई मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मुझ पर कोई आदेश लागू ही नहीं होगा। हाँ, वो तो मजे में घर बैठा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमजोर हो जाए कि वो ऐसे लोगों का सालों साल इंतजार करे, तो भरण पोषण के कानून का जो पूरा मकसद था वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। बात तो आपकी 100% सही है। इसीलिए अदालतों को ये विशेष शक्ति दी गई है। अगर अदालत के पास ये सबूत आ जाता है कि सामने वाले को नोटिस मिल चुका है, जिसे कानून की भाषा में ड्यू सर्विस ऑफ नोटिस कहते हैं। हाँ, ड्यू सर्विस जी। और फिर भी वो जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहा है, तो अदालत को पूरा अधिकार है कि वो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक तरफा फैसला सुना दे। ये आश्रित व्यक्ति को तुरंत राहत देने का एक मैकेनिज्म है। समझ गया। यानी सिस्टम को पैरालाइज होने से बचाने के लिए ये एक बहुत जरूरी टूल है। मतलब अदालत को अपना काम करने से कोई सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि वो जानबूझकर नोटिस इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, 20 अगस्त 2025 के इस एक तरफा फैसले से जो पति थे अनूप कुमार, वो बिल्कुल खुश नहीं थे। हर महीने 30,000 रुपए देना, वो भी तब जब आपने अपना पक्ष रखा ही ना हो, किसी को भी परेशान कर सकता है। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या किया? यही तो ट्विस्ट है। उन्होंने सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल कर दी। अरे बाप रे, सीधे हाईकोर्ट? हाँ। अब यहाँ आकर दोनों पक्षों की दलीलें एक दूसरे से पूरी तरह टकराती हैं। चलिए थोड़ा निष्पक्ष रूप से देखते हैं कि दोनों ने अदालत के सामने आखिर क्या तस्वीर पेश की। तो सबसे पहले रिविजनिस्ट यानी पति अनूप कुमार के तर्कों को डीकोड करते हैं। हाँ, बताइए। उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में मुख्य रूप से अपना पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश की। पहला पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि अनूप कुमार एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मचारी हैं। अच्छा। दूसरा, उनका दावा था कि झांसी के फैमिली कोर्ट ने उनकी आय का सही आकलन बिल्कुल नहीं किया है। अच्छा। अब चूंकि वो अदालत में थे नहीं, तो जाहिर है अदालत ने सिर्फ पत्नी द्वारा बताए गए आंकड़ों पर ही भरोसा किया होगा। हाँ, वो तो है। और तीसरा तर्क ये था कि 30,000 रुपए प्रति माह की रकम बहुत ज्यादा है, यानी एक्सेसिव है। और एक और बात जो उन्होंने बहुत प्रमुखता से कही वो ये थी कि उन्हें सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ये आदेश उनके संज्ञान में 1 जनवरी 2026 को आया और उन्हें इसकी सर्टिफाइड कॉपी 6 जनवरी 2026 को मिली। इसलिए उनकी मांग थी कि 20 अगस्त के इस एक तरफा आदेश को तुरंत रद्द किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया पति का पक्ष। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। हाँ, विपक्षी यानी पत्नी श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा का पक्ष उनके अधिवक्ता श्री राघवेंद्र यादव ने रखा। और पत्नी की तरफ से जो दलीलें आईं वो भी कमजोर नहीं थीं। उन्होंने अदालत को बताया कि पत्नी के पास आय का कोई स्रोत है ही नहीं। दूसरी अहम बात, उन्होंने आरोप लगाया कि पति के मिसकंडक्ट या दुर्व्यवहार की वजह से वो अलग रहने को मजबूर हैं। सही। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बनी, वो ये थी कि पति को अदालत का नोटिस मिल चुका था। मतलब वो झूठ बोल रहे थे कि उन्हें पता नहीं था? बल्कि पति की जानबूझकर की गई गैर मौजूदगी ने अदालत को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर पत्नी के वकील ने वो कानूनी दाव चला जिसने पूरे केस की दिशा ही पलट दी। क्या दाव था वो? उन्होंने सीधे तौर पर यह तर्क रखा कि पति का इस मामले को लेकर हाईकोर्ट आना ही कानूनी रूप से गलत है। मतलब अधिकार क्षेत्र का मुद्दा? जी। उनके अनुसार पति को बीएनएसएस की धारा 145 की उपधारा 2 के तहत उसी झांसी फैमिली कोर्ट में जाना चाहिए था जिसने ये आदेश पारित किया था। अरे वाह! ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि अगर किसी को रेस्टोरेंट में खराब खाना मिल जाए तो वो वहां के मैनेजर को बुलाकर शिकायत करने के बजाय सीधा उस रेस्टोरेंट चेन के नेशनल हेडक्वार्टर में बैठे सीईओ के ऑफिस पहुंच जाए। हाँ। ये सादृश्य बिल्कुल सटीक बैठता है ना? ऐसे तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाए। बिल्कुल। हमारा जो न्याय तंत्र है ना, वो भी इसी तरह की एक सख्त पदानुक्रम या हायरार्की पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी अदालत का दरवाजा खटखटा दे। अदालतों का अपना एक जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र होता है। Correct. और मामलों को सुनने का एक तय क्रम होता है।
तो फिर इस कानूनी भूल भुलैया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ बीएनएसएस की धारा 144 और 145 के बीच का जो फर्क है वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। बिल्कुल है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि धारा 144 तो वो पावर है जो भरण पोषण का आदेश देने का अधिकार देती है। हाँ, जिसके तहत वो 30,000 रुपए तय किए गए थे। जी, लेकिन बीएनएसएस की धारा 145 उस पूरी प्रक्रिया को तय करती है कि भाई सुनवाई आखिर होगी कैसे। प्रोसीजर। हाँ, धारा 145 की उपधारा 2 साफ तौर पर कहती है कि सबूत उस व्यक्ति के सामने लिए जाएंगे जिसके खिलाफ आदेश दिया जाना है, जो कि पति है। सही। लेकिन कानून निर्माताओं को पता था कि लोग इसका फायदा उठाकर भाग भी सकते हैं। हाँ, जो अक्सर होता है। इसलिए इसमें एक परंतुक या प्रोविजो जोड़ दिया गया। वो ये कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो व्यक्ति जानबूझकर समन से बच रहा है या अदालत में पेश होने में लापरवाही कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट मामले को एक तरफा सुन सकता है और फैसला दे सकता है, जो कि झांसी के फैमिली कोर्ट ने किया। एकदम सही। लेकिन इसके आगे का हिस्सा और भी दिलचस्प है। कानून अंधा या पूरी तरह एक तरफा नहीं होता। अच्छा। धारा 145 उपधारा 2 ये भी कहती है कि ऐसा कोई भी एक्स पार्टे आदेश पत्थर की लकीर नहीं है, इसे रद्द किया जा सकता है। मतलब चांस मिलता है। बिल्कुल, लेकिन इसकी एक शर्त है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ये आदेश हुआ है उसे उस आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर उसी मैजिस्ट्रेट या अदालत के सामने वापस जाना होगा। ओके, 3 महीने का टाइम है। हाँ, और वहां जाकर उसे कोई गुड कॉज या उचित कारण दिखाना होगा कि भाई वो पहले क्यों नहीं आ पाया था। अब यहाँ एक सवाल है, ये गुड कॉज कैसे तय होता है? मतलब कोई जाकर अदालत में ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरा मन नहीं था आने का या मैं भूल गया था। बिल्कुल नहीं। गुड कॉज का मतलब है कोई ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी। जैसे मान लीजिए वो गंभीर रूप से बीमार था और अस्पताल में भर्ती था, या उसे सच में नोटिस मिला ही नहीं था क्योंकि वो किसी गलत पते पर भेज दिया गया था, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी। जज इन कारणों का बाकायदा मूल्यांकन करते हैं। अगर जज को लगता है कि कारण ठोस है और सच्चा है तो वो पुराने एक तरफा आदेश को रद्द करके अब फिर से दोनों पक्षों को सुनकर नए सिरे से फैसला करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कानून व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का या कह लें अपनी सफाई पेश करने का एक पूरा मैकेनिज्म देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन इसके लिए आपको सही दरवाजे पर दस्तक देनी होगी, उसी अदालत में जाना होगा। और यहीं पर मुझे लगता है पति के वकीलों ने सबसे बड़ी रणनीतिक चूक कर दी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने धारा 145 उपधारा 2 के उस सीधे और आसान रास्ते को छोड़ दिया जहां उन्हें बस वापस फैमिली कोर्ट जाकर अपनी गैर मौजूदगी का कारण बताना था। इसकी जगह उन्होंने सीधे फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की धारा 19(4) के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर दिया। और ये चूक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि रिवीजन और रिकॉल में क्या फर्क होता है। हाँ, ये टेक्निकल पॉइंट है, बताइए। जब कोई हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन डालता है तो वो तकनीकी रूप से ये कह रहा होता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया है या कानून की कोई बहुत बड़ी व्याख्यात्मक गलती की है। जैसे जज से कोई भारी भूल हो गई हो। जी, लेकिन इस मामले में झांसी फैमिली कोर्ट ने कोई कानूनी गलती तो की ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। पति वहां नहीं था तो कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 144 के तहत मिले अपने अधिकार का एकदम सही इस्तेमाल किया। तो फिर ये सवाल भी तो उठता है कि क्या पति के वकीलों ने ये अनजाने में किया या ये कोई डिले टैक्टिक थी, मतलब देरी करने की कोई रणनीति? हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना कि लोग जानबूझकर हाई कोर्ट में मामला फंसा देते हैं ताकि निचली अदालत के आदेश पर स्टे लग जाए और उन्हें तुरंत पैसे ना देने पड़े। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है आपका। कई बार ऐसा होता है कि ऊंची अदालत में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ समय खरीदना होता है। लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया। हाई कोर्ट सब इन चीजों को लेकर बहुत सख्त हो गए हैं। वो अपना कीमती समय उन मामलों में नहीं देना चाहते जिन्हें निचली अदालतें आसानी से सुलझा सकती हैं। तो इस पूरी बहस के बाद, दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट का फैसला क्या रहा? आदरणीय न्यायाधीश प्रवीण कुमार गिरी ने 30 मार्च 2026 को इस मामले को कैसे देखा? क्या उन्होंने उस 30,000 रुपए के आदेश पर कोई रोक लगाई? माननीय न्यायाधीश का फैसला बहुत ही स्पष्ट और सख्त था। अदालत ने सबसे पहले रिकॉर्ड्स को देखा और ये पाया कि झांसी फैमिली कोर्ट का 20 अगस्त का आदेश
पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत ही था। पति को उचित रूप से नोटिस भेजा गया था और नोटिस की जो तामील थी वो बिल्कुल वैध थी। अदालत ने साफ किया कि फैमिली कोर्ट ने कोई गलती नहीं की है। तो फिर इसके बाद उस रिवीजन याचिका का क्या हुआ? उच्च न्यायालय ने अनूप कुमार की रिवीजन याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। खारिज? हाँ, और इसके खारिज होने का मुख्य आधार बना मेंटेनेबिलिटी का सिद्धांत। अच्छा, अब ये मेंटेनेबिलिटी का क्या पेच है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। मेंटेनेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि क्या कोई याचिका उस अदालत में सुने जाने के योग्य है भी या नहीं। ओके। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब रिविजनिस्ट के पास उसी ट्रायल कोर्ट में यानी झांसी फैमिली कोर्ट में बीएनएसएस की धारा 145 के तहत एक एफिकेशियस ऑल्टरनेटिव रेमेडी, मतलब एक प्रभावी और वैकल्पिक उपाय, जी, जब वो पहले से मौजूद है तो उसे दरकिनार करके सीधे हाईकोर्ट आना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ऐसे मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा जहां कानून ने पहले ही एक निचला फॉरम तय कर रखा हो। बाप रे, ये तो एक बहुत ही कड़ा संदेश है। बिल्कुल है। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट कह रहा है कि आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। अगर कानून ने आपके लिए एक सीढ़ी बनाई है तो आपको उसी सीढ़ी से चढ़कर आना होगा। हाँ, आप सीधे छत पर छलांग नहीं लगा सकते। सही बात है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लूप होल दिखाई दे रहा है। कैसा लूप होल? देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि धारा 145 के तहत उस एक तरफा आदेश को रद्द करवाने के लिए केवल 3 महीने का समय होता है ना? हाँ, बिल्कुल। अब जरा टाइमलाइन पे ध्यान दीजिए। झांसी कोर्ट का आदेश आया था 20 अगस्त 2025 को और हाई कोर्ट का ये फैसला आ रहा है 30 मार्च 2026 को। हाँ, समय तो काफी निकल गया। वो 3 महीने की डेडलाइन तो बहुत पहले ही क्रॉस हो चुकी है। तो क्या अब पति के लिए कानूनी रूप से सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने, और यहीं पर इस फैसले का एक दूसरा बहुत ही अहम पहलू सामने आता है। अच्छा। हाई कोर्ट ने केवल याचिका को खारिज करके अपने हाथ नहीं झाड़ लिए। न्यायाधीश प्रवीण कुमार गिरी ने अपने आदेश में एक रास्ता भी दिखाया। क्या रास्ता? उन्होंने निर्देश दिया कि पति वापस झांसी के फैमिली कोर्ट में जाए और उस 20 अगस्त के आदेश को वापस लेने यानी रिकॉल करने की अर्जी दे। लेकिन टाइम लिमिट का क्या? वहीं पर तो पेच है। अब क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने पति को ये छूट दी कि वो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी देरी की माफी के लिए भी एक आवेदन दे सकता है। ओहो, मतलब वो फैमिली कोर्ट में जाकर कह सकता है कि देखिए मैं 3 महीने के अंदर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं गलतफहमी में हाई कोर्ट चला गया था और वहां मेरा मामला पेंडिंग था। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट लिखा कि ट्रायल कोर्ट इस देरी की माफी के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार करेगा। कई लोग इसे न्याय प्रणाली का एक बहुत ही मानवीय और संतुलित दृष्टिकोण मानते हैं। मानवीय? हाँ, क्योंकि कोर्ट ने तकनीकी आधार पर दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं किए, बल्कि उन्हें सही फोरम पर जाने का एक और मौका दे दिया। देखिए, मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। क्यों? इसे मानवीय कहना शायद पूरी तस्वीर को बयान नहीं करता। जरा उस पत्नी के नजरिए से सोचिए। वो भी है। उसने मई 2025 में भरण पोषण के लिए आवेदन किया था। अगस्त में उसके पक्ष में फैसला आया कि उसे 30,000 रुपए मिलेंगे। पति ने वो पैसे देने के बजाय हाईकोर्ट का रुख कर लिया। हाँ। वहां मामला मार्च 2026 तक चला। और अब हाईकोर्ट कहता है कि आप वापस निचली अदालत जाइए। हाँ। और वहां देरी की माफी मांगिए। हाँ, बात तो आपकी सही है। इस पूरी प्रक्रिया में पत्नी को क्या मिला? वो तो लगभग 1 साल से सिर्फ इंतजार ही कर रही है ना। क्या ये प्रक्रिया उस कमजोर पक्ष के लिए अन्यायपूर्ण नहीं है जिसे तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत थी?